चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। 40A7 क्या कह रहा है? प्रोविजन ऑफ ग्रेजुटी। ग्रेजुटी का प्रोविजन अलाउड नहीं है ना। प्रोविजन के मैं आपको वैसे भी डिस्कस कर चुका हूं। मैं आपको ग्रेजुटी अगर आपने किसी ट्रस्ट को दे दी है ना, आप हर महीने बनाए जा रहे हो 5। देखो ग्रेजुटी हम पहले भी डिस्कस चुके हैं। कोई एम्प्लॉय लगातार 5 साल किसी कंपनी में काम करता है तो ग्रेजुटी के लिए एंटाइटलमेंट बन जाती है उसकी, है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपके पास 10-10 साल पुराने एम्प्लॉय हैं और कंपनीज एक्ट कहता है कि आपको जो भी एम्प्लॉय 5 साल से ज़्यादा होगा अकाउंटिंग में उसका ग्रेजुटी का प्रोविजन करना पड़ेगा। हालांकि बहुत से लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट तो कहता है कि आपके पास अगर कोई एम्प्लॉय 5 साल से ज़्यादा आपके पास रह गया तो उसके नाम की ग्रेजुटी का प्रोविजन हर साल डालते रहो। जब आप ग्रेजुटी का प्रोविजन डाल रहे हो तो क्या आप ग्रेजुटी पे कर रहे हो? किसी को पे तो कर नहीं रहे हो। जब रिटायर होगा तभी तो, जब रिटायर होगा छोड़ के जाएगा, टर्मिनेट करोगे तब ग्रेजुटी दोगे ना। ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट आदमी ग्रेजुटी लेता ही नहीं, क्योंकि टैक्सेबल होती है, फुल्ली टैक्सेबल है ना। सरकारी एम्प्लॉय लेता है ना प्राइवेट एम्प्लॉय लेता है। ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट अगर कोई ग्रेजुटी रिसीव करता है तो उसके लिए फुल्ली टैक्सेबल है, जबकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो आफ्टर द रिटायरमेंट ग्रेजुटी 100% एग्जम्प्ट है ना। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होता है तो हम सैलरी सेक्शन में पढ़ के आए हैं, वहाँ पे ग्रेजुटी 100% एग्जम्प्ट है। अंडर सेक्शन 1010 में एग्जम्प्ट है वो रिटायर। और प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए 3 कंडीशन थी: कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट और नॉन कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट। स्टैच्यूटरी लिमिट कितनी थी उसकी? मैक्सिमम लिमिट, सर पीजीबी भी पढ़ा लो ना, सैलरी में क्यों जा रहे हो? मैक्सिमम स्टैच्यूटरी लिमिट कितनी थी? 20 लाख। 20 लाख थी, है ना। 15/30 वो फॉर्मूला था। 20 लाख एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव्ड और 15/30 लास्ट सैलरी ड्रॉन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स वर्कड, है ना। तो जो तीनों में से कम होता था वो ग्रेजुटी एग्जम्प्ट हो जाती थी। तो ग्रेजुटी, लेकिन वो कब थी? ग्रेजुटी आप दे रहे थे। तो अगर आप दे नहीं रहे तो कंपनी एक्ट तो बोल रहा प्रोविजन बनाओ, और इनकम टैक्स कह रहा प्रोविजन पे मैं अलाउंस आपको खर्चा नहीं दूंगा। या तो आप प्रोविजन बना के किसी इररेवोकेबल ट्रस्ट को पैसा ट्रांसफर करते रहो हर महीने, यानी कि अब आपने पैसा निकाल के ट्रस्ट को दे दिया। जब आपने पैसा निकाल के ट्रस्ट को दे दिया तो अब वो पैसा किसका होगा? ट्रस्ट बांटेगी उसको। अब कंपनी के पास वो पैसा नहीं है ना। अब देखो इनकम टैक्स क्या कह रहा है, खर्चा कब मिलेगा? आप या तो उसे एक्चुअली में डिसबर्स कर दो, या कोई डिसबर्स करने के सामने लेने वाला खड़ा तो हो। आपके में एम्प्लॉय को 5 साल हुए हैं, अभी और 10 साल वो काम कर रहा है, तो आप किसी को ग्रेजुटी हर साल ग्रेजुटी को ही दे रहे हो। जब हर साल हर महीने ग्रेजुटी दे ही नहीं रहे हो तो ग्रेजुटी का खर्चा कैसे क्लेम करो? खर्चा तब मिलता है ना जब इनकर्ड होता है। इट मस्ट बी इनकर्ड। तो इनकर्ड तो हुआ ही नहीं। इनकर्ड मीन्स ड्यू ऑल्सो। क्या ग्रेजुटी कोई आदमी रिटायर हुआ 31 मार्च 2023 को? नहीं हुआ, तो ग्रेजुटी ड्यू हुई नहीं। तो ड्यू बेस पे कम से कम ड्यू होनी चाहिए। पेड इंक्लूड मेथड ऑफ एज पर मेथड ऑफ अकाउंटिंग अंडर सेक्शन 43 में जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग पेड का मतलब क्या कहता है? ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग। मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या चलती है इनकम टैक्स में, अकाउंटिंग में मर्केंटाइल में अकाउंट चलते हैं ना। हम ड्यू बेस पे खर्चे ले लेते हैं सारे। तो ड्यू बेस पे खर्चे तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन ग्रेजुटी तो ड्यू भी नहीं हुई ना किसी की। तो आप ड्यू बेस पे जो प्रोविजन बना रहे हो लेकिन लेने वाला कोई नहीं है तो उस खर्चे को अलाउड नहीं होगा, वो सेक्शन 40A7 डिसअलाउ कर देगा। या तो आप वो पैसा एक्चुअली में ट्रस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, किसी ट्रस्ट के में जमा कराते रहो हर महीने हर साल ट्रस्ट में जमा कराते हो। इररेवोकेबल ट्रस्ट मींस वो ट्रस्ट पैसा अब आपके पास वापस नहीं आ सकता। तो इनकम टैक्स मान लेगा ये खर्चा इनकर्ड हो गया तो आपको खर्चा अलाउड हो जाएगा इफ दैट अमाउंट इज गिवन टू द ट्रस्ट। अगर वो किसी ट्रस्ट को दे दिया तो हम 36 में पढ़ के आए थे ये वाला क्लॉज। लेकिन वो कह रहा है कि 36 में तो जो हमने पढ़ा था कि हमने ट्रस्ट को दिया, लेकिन यहाँ पे तो ट्रस्ट को दिया ही नहीं, प्रोविजन बनाया। तो अगर प्रोविजन बनाया तो खर्चा अलाउड नहीं होगा। बेसिक आपने P&L में डेबिट कर दिया, क्यों? क्योंकि आरओसी कह रहा था। आरओसी कहता है आपको P&L में खर्चा डेबिट करके ग्रेजुटी एक्सपेंस डेबिट टू ग्रेजुटी पेबल, वो P&L में आप डाल के आओगे, लेकिन जब टैक्सेबल इनकम बनाओगे तो उसे रिवर्स करोगे 40A7 के अगेंस्ट, ठीक है। पेबल बेस पे ग्रेजुटी अलाउड नहीं होती। चलें आगे। अब चलते हैं हम P&L के क्रेडिट साइड में। देखो मैंने आपको शुरू में बिल्कुल पहले दिन बोला था, जब हम सेक्शन 30-36 पे आ गए थे, 30 आए थे, तो 30 से 37 तक P&L की डेबिट साइड थी, 41 वाली क्रेडिट साइड है। 40 ना डेबिट है ना क्रेडिट है। 40 वाली साइड में क्या होता है, जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं सेक्शन 40, वो क्या कह रहा है? सेक्शन 40 कह रहा है जो आपने डेबिट साइड में डाले हैं उन खर्चों को डिसअलाउड कर दूंगा टू द सर्टेन एक्शन ड्यू टू वायलेशन ऑफ सम अदर एक्ट, है ना, किसी और प्रोविजन के वायलेशन की वजह से। 30 से 36 तक वो खर्चे अलाउड थे, लेकिन आपने कुछ गड़बड़ कर दी, किसी और चीज को माना नहीं, तो इसकी वजह से 40 बीच में टांग अड़ा गया, 40 ने डिसअलाउंस कर दी, है ना। अब ये 41 क्या कह रहा है? डीम्ड इनकम कह रहा है। ये वो वाली इनकम है जो आपने P&L के क्रेडिट साइड में नहीं डाल रखी है,
P&L के क्रेडिट साइड में इनकम मानी जाएगी अब ये, है ना। ये किसी और वजह से इनकम जनरेट हुई, आपने इसके लिए कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करी, कोई गुड्स और सर्विस सेल नहीं करी स्पेसिफिकली, ये इनकम वैसे बन जाएगी, डीम्ड इनकम है, इसका नाम ही डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 41। रिकवरी ऑफ एनी डिडक्शन क्लेम्ड इन अर्लियर ईयर, बैड डेट्स रिकवर्ड और ट्रेडिंग लाइबिलिटी, रिटर्न ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी। अब मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कोई बैड डेट्स रिकवर, बैड डेट्स क्लेम करा था। बैड डेट्स क्यों क्लेम करा था कि आपका डेटर गायब हो गया, है ना, नॉन ट्रेसेबल हो गया आपका, उससे 10 लाख रुपए लेने थे, अब वो ट्रेसेबल ही नहीं है। अब जब तक वो ट्रेसेबल था तब तक मैं डेटर अपनी बैलेंस शीट में लिए खड़ा था, लेकिन अब पता लगा कि वो नॉन ट्रेसेबल हो गया। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में द डेटर इज नॉन एग्जिस्टेंट। अब वो नॉन एग्जिस्टेंट है तो क्या पैसा मिलेगा मुझे? नहीं मिलेगा। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मैंने वो खर्चा क्या करा, 23-24 में बैड डेट करा था, तो और उसमें क्योंकि नॉन ट्रेसेबल हो गया था, नॉन एग्जिस्टेंट हो गया था, तो मैंने खर्चा बैड डेट डाल दिया 10 लाख रुपए का। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जाके वो अचानक बंदा वापस आ गया, उसने 10 लाख में से उसने बोला यार बहुत हालत ख़राब थी, मैं बहुत फाइनेंशियल क्रंच में चला गया था, ये लो पकड़ो 10 लाख में से 8 लाख रुपए तुम ले लो। 10 लाख की आउटस्टैंडिंग थी, वो 8 लाख रुपए में मुझे दे गया। तो जब फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 8 लाख रुपए रिकवर में, वो क्या होगा, इनकम होगी मेरी या नहीं होगी? 10 लाख पूरी इनकम होगी, 8 लाख बैड डेट्स 10 लाख डाला है, बैड डेट्स 10 लाख लगा है, इनकम मिली है, रिकवरी हुई है 8 लाख की। अब इनकम कितनी आएगी, डीम्ड इनकम 8 लाख 10 लाख 8 लाख जितने रिकवर हुए हैं। अगर 8 की जगह 10 की जगह वो 12 देगा, 2 लाख इंटरेस्ट के साथ देगा, तो आप ध्यान रखो, दोबारा सुनो, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपने बैड डेट क्लेम करा, बैड डेट क्लेम 10 लाख, ठीक है, ये अलाउड था खर्चा, सेक्शन 36 में अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 36 में 2 आपको केवल कंडीशन क्या होनी चाहिए, दैट इनकम मस्ट बी इंक्लूडेड, दैट इनकम दैट अमाउंट मस्ट फॉर्म पार्ट ऑफ इनकम। आप यानी कि बैड डेट कब बनता है, जब आपने सेल करी होगी, है ना। अगर आपका अगर बैड डेट को क्लेम करने के लिए सेक्शन 36 में केवल इतना लिखा हुआ था कि वो जो अमाउंट है जिसको आप बैड डेट क्लेम कर रहे हो, दैट मस्ट फॉर्म पार्ट ऑफ योर इनकम, वो आपकी इनकम का पार्ट होना चाहिए। इनकम का पार्ट होने का मतलब क्या है, मान लीजिए आपने किसी को लोन दिया, यू आर नॉट इन लैंडिंग बिजनेस, आप लैंडिंग और मनी बोरोइंग के बिजनेस में नहीं हो, लेकिन आपने ऐसे ही म्यूचुअल में किसी को लोन दे दिया, अब वो पैसा डूब गया, क्या वो बैड डेट मिलेगा? दोबारा सुनना, यू आर नॉट इन द लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ द मनी बिजनेस, आप पैसे के लेन देन, बोरोइंग उधार और ब्याज के पैसे बिजनेस में नहीं हो, लेकिन म्यूचुअली आपने किसी को ब्याज में पैसा दिया था, उधार में पैसा दिया था, जिससे ब्याज आती थी, आप ब्याज की इनकम को अपने इनकम कंसिडर भी कर रहे थे, लेकिन अब वो पैसा डूब गया आपका, क्या वो जो पैसा डूबा है वो पैसा बैड डेट क्लेम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो कभी इनकम का पार्ट ही नहीं था, है ना। तो ब्याज नहीं, वो पैसा इनकम में क्लेम नहीं कर, बैड डेट में क्लेम नहीं कर पाओगे। लेकिन जो सेल्स ऑफ सर्विस और सेल्स ऑफ गुड्स के अगेंस्ट डेटर जनरेट होते हैं, उसका पैसा आपको बैड डेट में क्लेम करने को मिल जाता है ना। जो बोरोइंग वाले मनी वाला कह रहा हूँ, वो केवल उन लोगों को मिलता है जो लैंडिंग और बोरोइंग के बिजनेस में, यानी कि बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को मिलता है वो बैड डेट्स, है ना, उनको बैड डेट्स मिलता है। अगर किसी का लोन डूब जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का, वो बैड डेट क्लेम कर सकते हैं, वो एनपीए करते हैं ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट डालते हैं, तो वो कर सकते हैं। लेकिन आप बाकी सारे बिजनेस वाले नहीं कर सकते, क्योंकि उनका वो जो लोन दिया है वो कभी इनकम का पार्ट ही नहीं होती। दूसरी कंडीशन क्या है, दैट मस्ट फॉर्म पार्ट ऑफ योर इनकम। और दूसरी बात क्या, यू मस्ट राइट ऑफ दैट डेटर ऑल्सो, आपने वो डेटर राइट ऑफ भी करना पड़ेगा, आपकी बैलेंस शीट में वो डेटर नहीं खड़ा होना चाहिए। अब पता लगा यहाँ से खर्चा डाल दिया, वहाँ डेटर हटाया ही नहीं, तो आपको अपनी करंट एसेट से उतना ही डेटर भी कम करना पड़ेगा, है ना, ताकि अब पैसा ना ले पाओ। क्योंकि कल को क्या होगा, अगर मान लो डेटर से राइट ऑफ नहीं करा, तो आप क्या करोगे, जैसे उस डेटर से पैसा आएगा उसके पैसे कैसे एडजस्ट कर दोगे, पार्टी का अकाउंट जीरो, तो इनकम कब दिखाओगे आप, है ना। अगर डेटर राइट ऑफ कर दिया तो पैसा एक साइड आके पार्क हो जाएगा, उस मिस्टर ए के अकाउंट में आके खड़ा हो जाएगा 10,000 रुपये, क्रेडिट साइड में कुछ दिखेगा, डेबिट साइड में कुछ दिखेगा ही नहीं, तो वो इनकम बन जाएगी आपकी। तो बैड डेट था 10 लाख रुपए का, ये क्लेम्ड हो गया इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। अमाउंट रिकवर्ड रुपीज 8 लाख। पीजीबीपी की इनकम कितनी, इज दिस माई पीजीबीपी इनकम और नॉट, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये होगी। चलो ये तो बहुत बार डिस्कस हो गया, इसमें भी इतना कंफ्यूजन। ये पीजीबीपी की इनकम है टू द एक्सटेंट अमाउंट रिकवर्ड ओनली। बैड डेट कितना करा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टू द एक्सटेंट अमाउंट रिकवर्ड ओनली। केस बी इन फाइनेंशियल ईयर 24-25
चलो इसी को एक्सटेंड करते हैं। फाइनेंशियल ईयर, यही 10 लाख वाली बात चल रही है। 25-26 में वो आदमी ईमानदार था, अमाउंट, टाइम खराब था, आदमी ईमानदार था, लेकिन ₹3 लाख विद इंटरेस्ट ऑफ 2 लाख ही देने थे ना उसने, तो उसने 3 लाख रुपए दे दिए, ले 1 लाख रुपए का ब्याज भी लो तुम। अभी आपको 3 लाख मिल गए, 10 आउटस्टैंडिंग डेट राइट ऑफ करे थे, 8 लाख पहले मिले, 3 लाख अगले साल मिल गए, इस 3 लाख में 1 लाख का ब्याज भी दे दिया आपको। टोटल रिकवरी 10 लाख के अगेंस्ट कितनी हो गई? 11 लाख। तो जो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, क्या ये बिजनेस इनकम है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है? इंटरेस्ट इनकम या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? इंटरेस्ट इनकम आती कहाँ है वैसे? अदर सोर्स में आती है। तो ये वाली इंटरेस्ट इनकम कहाँ आएगी? फिर मेरा आपको सबको एक सलाह है, वैसे जो सही आंसर दे रहे हैं वो तो ठीक ही दे रहे हैं, जो गलत दे रहे हैं और जो सही दे रहे हैं वो भी एक बार सेक्शन 28 दोबारा जाके पढ़ के आओ। ये बीजीबीपी की इनकम है, अमाउंट, ये क्या है? परचेज और बेनिफिट रिसीव्ड डेराइव्ड ड्यू टू द बिजनेस एक्टिविटी। ये 1 लाख रुपए क्यों मिले? क्योंकि 10 लाख रुपए बिजनेस के डूबे थे। ये सारा का सारा 11 के 11 लाख रुपए पीजीबीपी की इनकम है, आईओएस की इनकम नहीं है। बेशक उसने इंटरेस्ट दिया है, लेकिन ये 1 लाख रुपए भी क्यों कमाए हैं आपने? ड्यू टू बिजनेस एक्टिविटी तो कमाए हैं। जब आपके 10 लाख स्टेक पे थे तभी तो उसने 11 लाख रुपए दिए हैं। इस 10 लाख का आउटकम 11 लाख है ना? तो ये बिजनेस इनकम है, पीजीबीपी की इनकम है, आईओएस की इनकम नहीं है। बेशक इसका नाम आईओ इंटरेस्ट आया है, इंटरेस्ट आने के बाद भी ये पीजीबीपी की इनकम है, पूरी की पूरी 3 लाख पीजीबीपी है। वापस सेक्शन 28 पढ़ के आओ। इनकम टैक्स जितना मज़ेदार है उतना टेक्निकल भी है ना? ध्यान से एक एक चीज़ बारीक से देखनी पड़ती हैं। ये क्लियर हो गया बैड डेट्स? अब अभी हम एक सेक्शन पढ़ के आए ना, 40A3। 40A3 ये क्या कह रहा था? पेमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग ₹10,000 अदर देन द स्पेसिफाइड मोड शैल बी डिसअलाउड। यही तो कह रहा था। ये है आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23। इसमें आपने रॉ मटेरियल परचेज करा है 25 लाख रुपए का, परचेज ऑन क्रेडिट, उधार में पैसे नहीं दिए हैं। पहला क्वेश्चन, क्या ये 22-23 में खर्चा परचेज अकाउंट में अलाउड होगा या नहीं होगा? पेमेंट नहीं करी आपने, पेमेंट नहीं करी है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में पैसे नहीं दिए इस 25 लाख के केस 1 रुपया भी, तो ये खर्चा अलाउड होगा या नहीं होगा? 22-23 में अलाउड होगा, क्योंकि सेक्शन 43 में पेड की डेफिनेशन दी है। पेड कहता है, पेड मीन्स द अकाउंटिंग मेथड ऑफ अकाउंटिंग अडॉप्टेड बाय द एसएससी। अकाउंटिंग के मेथड क्या होता है? अक्रूवल बेसिस, मर्केंटाइल बेसिस, मतलब ये पेड की तरह अलाउड हो जाएगा, बेशक अनपेड भी है। बस सेक्शन 43 BH नहीं लगना चाहिए, BH अभी पढ़ा नहीं है तो अभी फिलहाल के लिए अलाउड है, तो ये खर्चा अलाउड हो जाएगा। यानी कि ऐसा हम कभी भी नहीं करते हैं कि मैं पहले परचेज अकाउंट के उसके ट्रेडिंग अकाउंट में जाके देखूं मैंने कौन कौन से क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, कौन कौन से की नहीं करी, है ना? ऐसा अभी तक नहीं कर रहे थे। जब से सेक्शन 43 BH आया है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो 43 BH भी केवल MSME पे लगता है, सब पे वो भी नहीं लगता। तो अज्यूमिंग कि MSME नहीं था तो भी 43 BH तो लगेगा नहीं, MSME में नहीं होगा, ये माइक्रो और स्मॉल वाला नहीं होगा, तो माइक्रो और स्मॉल वाला नहीं होगा तो 43 BH भी नहीं लगेगा। तो मैं P&L में जाके कभी ये चेक नहीं करता हूँ कि मैंने अपने कितने क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, कितने की नहीं कर दी। अगर ऐसा चेक करूँ तो क्रेडिटर 0 होने चाहिए हर बार मेरी बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर तो आते हैं ना, क्रेडिटर कहाँ जाते हैं? तो परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज की वजह से तो आते हैं। तो यानी कि परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज ड्यू बेस पे अलाउड हो जाता है, ये ड्यू बेस पे अलाउड है, ड्यू अलाउड। क्लियर है? अब पैसे कभी तो दोगे। अब आपने आफ्टर फाइलिंग ड्यू ITR दैट पर्टिकुलर ईयर, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अमाउंट पेड ऑन 1 नवंबर 2023 ऑनवर्ड्स ₹5 लाख कैश में, ₹10 लाख कैश में, ₹8 लाख अकाउंट पे ही चेक। अगर मैं ये पैसा पिछले साल कैश देता, इस साल में कैश देता 22-23 में जहाँ मैंने खर्चा करा था, तो क्या होता? अगर ये कैश की पेमेंट मैं पिछले साल में ही डाल देता फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, तो क्या होता? इस 15 लाख का एक दिन में पेमेंट करी है मैंने। ये 1 नवंबर को पेमेंट करी है, ये 5 नवंबर को पेमेंट करी है, ऐसे मान लो 10 वाली भी ये 8 नवंबर को पेमेंट करी है 23, इसके 15 और कितने हुए? 10 15 15 8 23, अभी 2 लाख तो बैलेंस है, कोई बात नहीं, उसका बाद में देखते हैं।
क्या होगा इसका? कैश से करिए। हाँ कैश लिखा सामने मैंने, कैश पेमेंट करी 5-5 लाख रुपए हैं। 10,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते। 10,000 से ज़्यादा नहीं कर सकता ना। अगर 10,000 से करता तो 40A3 लगता था। 40A3 क्या करता था, आपकी इनकम को एड बैक कर दूंगा वापस में। ये परचेज मेरी 15 लाख रुपए की परचेज डिसअलाउ कर देता वो, लेकिन अब ये परचेज तो पिछले फाइनेंशियल की तो बात ही खत्म हो गई, इसकी तो ITR भी जा चुकी है। ये परचेज फाइनेंशियल 22-23 की है ना, 22-23 की ITR की लास्ट डेट क्या थी? 31 अक्टूबर। चाहे ऑडिट भी था तो भी 31 अक्टूबर ही तो थी, तो वो तो सब चला गया, खत्म हो गई कहानी। तो मैंने तो पेमेंट करी नवंबर में, मैंने स्मार्ट प्लेइंग करी कि ऑडिट की भी चले जाए, ITR भी चली जाए सबसे पहले, जब तक ड्यू डेटर की ड्यू पेमेंट को ड्यू करने की कोई टाइम लिमिट कोई है, वो टाइम लिमिट GST में है। वो कहता है 180 दिन के बाद मैं इनपुट नहीं दूंगा, तो GST वाली कहानी अलग है ना। वो सेक्शन 16(2) का रूल बोलता है कि आपको 180 दिन के अंदर अपने सप्लायर की पेमेंट कर दें, नहीं तो आपको GST का इनपुट नहीं मिलेगा। वो लड़ाई हम GST से बाद में लड़ेंगे, है ना। मान लो मैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट में काम करता हूँ तो GST लगता ही नहीं मेरे को, तो मैं ऐसा काम तो कर सकता हूँ ना, GST भी नहीं लगता मेरे को, 180 दिन वाला क्लॉज भी मेरे पे एप्लीकेबल नहीं। फिर क्या होगा? अब इस साल की ITR भी जा चुकी है। अब क्या मैं ऐड बैक कर सकता हूँ? ऐड बैक कब करता हूँ? जो मैंने पीछे 40A3 में ऐड बैक करा था, क्या करा था? अभी मैं आपको सबसे इससे पहले क्या बता के हूँ, सेक्शन 40 क्या कह रहा है, जो खर्चे आपने P&L में डेबिट करे हैं उनको मैं डिसअलाउ करूँगा, यही तो कह रहा हूँ। तो क्या मैंने 23-24 में ये 15 लाख का खर्चा डेबिट करा है? 23-24 में खर्चा डेबिट नहीं करा मैंने, ये 15 लाख रुपए का नहीं करा ना, तो अब ऐड बैक होगा। सेक्शन 40 का कोई क्लॉज लग पाएगा? प्रैक्टिकली सोच के देखो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो बड़ा आसान काम है, तो हर आदमी ऐसे काम खेलेगा। 40A3 लगेगा जब आपने वो खर्चा P&L में डेबिट कराओ अपने। तो इस साल में P&L में डेबिट तो करा नहीं मैंने, और लेकिन मैंने पेमेंट कर दी कैश में, तो 40A3 लग सकता है? 40A3 तो नहीं लगेगा। अब क्या होगा? छोड़ो, रहने दो। फिर आदमी हर आदमी ऐसे ही काम करेगा। पिछले साल ड्यू बेस पे खर्चे क्लेम करेगा, अगले साल कैश में पे कर देगा। फर्जी खर्चे कैसे पता लगेंगे? कभी नहीं पड़ेंगे। तो क्या होगा? नाउ दिस विल बी योर डीम्ड इनकम। यहाँ पे 41 लग जाएगा, ये डीम्ड इनकम हो जाएगी आपकी। क्लियर है? डीम्ड इनकम समझ आया? 40A3 नहीं लगेगा, 41 लगेगा, इसमें डीम्ड इनकम हो जाएगी आपकी, क्योंकि इस पर्टिकुलर ईयर में आपने P&L में डेबिट तो करा ही नहीं, इससे रिलेटेड खर्चे 15 लाख से रिलेटेड, तो इट विल बी योर डीम्ड इनकम। समझ आ गई कहानी? अब इसके दो नुकसान, अगर इसने ये जो रिसीवर है, जो क्रेडिटर है, उसको 206C लगेगा, उसके पास भी ये पूरी 100% इनकम बन जाएगी दोबारा से, उसके ऊपर 206 लगता है। अगर आप एक आदमी एक साल में किसी से 2 लाख से ज़्यादा का कैश रिसीव कर लेगा तो रेसिपेंट के एंड पे पेनल्टी है। वो 2 लाख से ज़्यादा जितना कैश लेगा तो पूरा इनकम टैक्सेबल इनकम 100% टैक्सेबल इनकम हो जाएगी, जबकि वो इसकी सेल दिखा चुका होगा अपनी बुक्स में। पिछले साल सेल करी थी ना उसने, तो वो सेल तो इनकम में थी, उसके हाथ में 206C में जाके इनकम भी बन जाएगी दोबारा से। तो 2 लाख से ज़्यादा कैश रिसीव करना है एक साल में, एक आदमी से, किसी एक पार्टी से रिसीव करा ना, किसी एक पार्टी से एक साल में 2 लाख से ज़्यादा कैश रिसीव करोगे, रेसिपेंट के एंड पे भी पेनल्टी है, उसको तो 100% टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। तो दोनों जगह से नुकसान हो जाएगा। हाँ जसकरण बोलो बच्चे, क्या कह रहे हो? डीम्ड का मतलब होता है मान लेना। अभी हम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे ना, सेक्शन 23 सब सेक्शन 4 डीम्ड टू बी लेट आउट। हम मान लेंगे कि आपने हम मकान किराए पर दे दिया है। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी होती थी, आप किसी को भी किराए पे नहीं देते, तो सेक्शन 23 सब सेक्शन 4 लगता था, तो डीम टू बी लेट आउट का प्रोविजन लग जाता था। या आप बिल्डर थे, आपके पास आपने 2 साल से ज़्यादा तक बिल्डर की वो प्रॉपर्टी को बेचा नहीं, तो सेक्शन 23 सब सेक्शन 5 में डीम टू बी लेट आउट लग जाता था। तो वो डीम्ड का मतलब होता है डिपार्टमेंट मान लेगा कि आपकी इनकम हो गई, तो ये पैसे आपने बेशक आपने पेमेंट करी है, बिकॉज दिस पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड बाय द स्पेसिफाइड मोड। अगर स्पेसिफाइड मोड से पेमेंट करते तो कोई तकलीफ नहीं थी, विदाउट ऑप्टिंग द स्पेसिफाइड मोड तो ये डीम्ड इनकम मान ली जाएगी। अब खर्चा डिसअलाउ नहीं कर सकता, क्योंकि इससे रिलेटेड खर्चा मेरे P&L के डेबिट में ही नहीं है ना। डिपार्टमेंट खर्चा कैसे डिसअलाउ करेगा? खर्चा तो है ही नहीं इस साल में, मेरा खर्चा तो पिछले साल में था, तो इस साल आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा, आपके टैक्सेबल इनकम में जोड़ दिया जाएगा। जब आप कंप्यूटेशन बनाते हो ना P&L की, उसके इनकम टैक्स की, तो वहाँ पे लिख जाएगा डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 41, तो ये 15 लाख रुपए आपकी इनकम में जुड़ जाएंगे सीधे सीधे। इसका हाँ अक्रूड मान लो, लेकिन अकाउंटिंग में एंट्री नहीं होगी इसकी। ये अकाउंटिंग में एंट्री नहीं है, अकाउंटिंग से कैश बुक से कैश डेबिट ही क्रेडिट ही होगा, कैश चला गया आपकी बुक से। इसकी एंट्री टैली में, बुक्स में कुछ नहीं करनी है, आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनानी है टैली में। जो हमने शुरू में सबसे पहले देखी थी ना, कंप्यूटेशन इनकम, नेट प्रॉफिट माइनस एड कंपनीज डेप्रिसिएशन माइनस इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन, वहाँ पे सारी, और एड लेस डिसअलाउंसेज और डीम्ड इनकम, वो वाला कहानी है।
ये बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी इसकी, केवल कंपटीशन ऑफ इनकम में आप एक्सेल में या जिस भी सॉफ्टवेयर में कंपटीशन ऑफ इनकम बनाओगे वहाँ पे जाके ये एड बैक करानी पड़ेगी आपको कि इनकम अंडर सेक्शन 41 डीम्ड इनकम, जो बेड डेट रिकवर हुए थे वो वाले प्लस ये वाले दोनों डीम्ड इनकम आएंगी। इनकम मान ली जाएगी, आप इसके लिए ना कोई सेल बिल काटोगे, ना कोई इनवॉइस रेज करोगे, ना कोई एडवाइस रेज करोगे, कुछ नहीं, सीधे इनकम टैक्स उसमें कंपटीशन में एड बैक करनी है आपको। जबकि आपने ये पैसे दिए हैं, है ना, मिला कुछ नहीं आपको, दिए हैं आपने, फिर भी ये इनकम मान ली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने इस पर अदर देन स्पेसिफाइड मोड पेमेंट कर दी तो डीम्ड इनकम मान ली जाएगी 41 में। हुआ क्लियर जसकरण? हाँ तरुण क्या करो? हाँ 2 लाख से ज़्यादा कैश रिसीव करा ना उन्हें एक आदमी से 1 साल में, क्रेडिटर के हाथ में भी इनकम मानी जाएगी। एक आदमी से 1 साल में 2 लाख से ज़्यादा रिसीव कर लिया कैश में। अब देखो क्या हुआ, 25 लाख की आउटस्टैंडिंग थी, 15 और 23 लाख का बंटवारा हो चुका है अभी तक, 2 लाख रुपए उसने वो, अब वो क्या हुआ कि वो 24-25 फाइनेंशियल ईयर 24-25 क्रेडिटर नॉट एग्जिस्टेंट, अब क्रेडिटर गायब हो गया, अपना बिजनेस से बंद करके चला गया। अब 2 लाख रुपए किसी को देने हैं आपने, किसको दोगे? कोई है ही नहीं, क्रेडिटर अपना बिजनेस ही बंद करके चला गया, तो 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी अब आपकी पे करनी है आपने, नहीं पे करनी, तो इसे बोलते हैं राइटिंग ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी। तो ट्रेडिंग लाइबिलिटी को जब राइट ऑफ करोगे तो क्या हो जाएगा? डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 41। क्यों हो रही है डीम्ड इनकम? क्योंकि आपने 25 लाख रुपए के खर्चा डाला था ना 22-23 में, तो उसमें से एक्चुअली में कैश कितना पे करा? अभी 23 लाख की पेमेंट करी कैश या जे वट एवर मोड पेमेंट, आपने एक्चुअल पेमेंट कितनी करी है? 23 लाख रुपए पे करी है। 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी अब राइट ऑफ कर रहे हो, राइटिंग ऑफ द ट्रेडिंग लाइबिलिटी इज ऑल्सो एन इनकम, तो वो भी क्या हो जाएगी? डीम्ड इनकम बन जाएगी। ये 2 लाख रुपए बच गए हैं, ये डीम्ड इनकम है, 2 लाख रुपए डीम्ड इनकम इन द ईयर इट इज रिटर्न ऑफ, इस साल में बनेगी, ध्यान रखना, वापस नहीं जाएंगे, पुरानी कोई किताबें नहीं खुलती। पहले क्या हो रहा था, डिपार्टमेंट क्या करता था, जैसे आपने ये पेमेंट करी इस साल में, तो ये इस इनकम को पिछले साल की रिटर्न को दोबारा खोलता था, उसमें एडबैक कराता था, असेसमेंट करता था, तो फिर वो बार बार तकलीफ होती, कोई 5 साल बाद पे करेगा तो 5 साल पुरानी रिटर्न खोलनी पड़ती, वहाँ तकलीफ हो रही थी, तो उन्होंने अमेंडमेंट कर दी, उन्होंने बोल दिया क्रेडिटर अगर नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा तो 2 लाख रुपए आप, ये जो 2 लाख रुपए हैं आपकी डीम्ड इनकम बन जाएगी। अभी नहीं, कोई लिमिट नहीं है, ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपको लाइबिलिटी पे करनी है बस। 2060 वाली, हाँ नहीं उसको नहीं होगी, लेकिन आपको प्रॉब्लम होगी, आप 10,000 से ज़्यादा कैश दे दोगे तो। बट सर वो तो हम अभी भी दे रहे हैं ना इसमें, हम हाँ, अब उसमें दोनों लोग मर रहे थे। देखो हरप्रीत कह रहे हैं कि अगर मैं अपने क्रेडिटर को हर साल 1.5 लाख रुपए कैश दे दूं, तो कैश दे दो तो रिसीवर के एंड पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने वो कैश 10,000 से ज़्यादा दिया होगा एक दिन में किसी को, तो आपके एंड पे प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए 1.5 लाख रुपए की एंड पेमेंट करी कैश में, लेकिन सारी एंट्री 10,000 रुपये से कम थी, तो कोई तकलीफ नहीं है, कहीं कोई नहीं, ना 40A3 लगेगा, ना 41 लगेगा, ना 2060 लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, है ना। तो अगर आपने सबके अपने सप्लायर को 2 लाख से ज़्यादा की कैश पेमेंट कर दी तो दोनों फंसेंगे, सप्लायर भी और रेसिपेंट भी, दोनों फंसेंगे, है ना, दोनों फंसेंगे। अगर आप 1.5 लाख रुपए कैश में देते हो हर साल तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो 2 लाख रुपए आपने नहीं दिए, ये भी क्या आ गई आपकी डीम्ड इनकम। हाँ जी, हाँ जी सर, जैसे इसने कैश में दिए 5 लाख और 10 लाख, हाँ, और ये स्पेसिफाइड मोड से दे दे तो फिर तो कोई तकलीफ ही नहीं है। स्पेसिफाइड मोड से तो 10 करोड़ रुपए दो आप। अकाउंट पे चेक दिया है, ये भी इनकम मान लिया जाएगा जो है। कहाँ माना मैंने? 8 लाख माना ही नहीं मैंने, 10 और 5 ही तो माना, अकाउंट पे चेक वाला नहीं माना मैंने, 10 और 5 की बात कर रहा हूँ। अकाउंट पे चेक वाला तो ठीक ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने क्रेडिटर को 6 साल बाद पेमेंट करो, डिपार्टमेंट को कोई लेना देना नहीं इस बात से, लेकिन जब भी पे करोगे आप स्पेसिफाइड मोड से पे करोगे। अगर अदर देन स्पेसिफाइड मोड में करते हो तो वो आपकी डीम्ड इनकम बन जाएगी इन द सब्सिक्वेंट ईयर इन विच यू मेक्स द पेमेंट। या आप कोई ट्रेडिंग लाइबिलिटी, राइटिंग ऑफ योर ट्रेडिंग लाइबिलिटी, पहले जो पढ़ा के आए थे वो बेड डेट राइट ऑफ था, है ना, आपने डेटर राइट ऑफ करे थे, आपकी बात ट्रेडिंग लाइबिलिटी को राइट ऑफ कर दिया, तो ये आपकी इनकम बन जाएगी। अब देखो मान लीजिए आपको पास लोन लिया था आपने, है ना, अपने जब लोन लेते हो तो उसका इंटरेस्ट का खर्चा डाल रहे थे आप, है ना, इंटरेस्ट का खर्चा डाल रहे थे। वर्किंग कैपिटल के लिए जब आप लोन लेते हो तो इंटरेस्ट का खर्चा डालते हो हर साल, लेकिन बैंक ने या गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च करी, आपका वर्किंग कैपिटल लोन ही आपका वेव ऑफ कर दिया, अब लोन वापस माफ़ कर दिया कि चलो लोन मत देना। सरकार ने कोई स्कीम लाई, 2024 में इलेक्शन है, अभी हो सकता है कि कर दे कि MSME का सबके लोन माफ़ कर दे, करेगी नहीं, वैसे कह रहा हूँ। अगर मान लो स्कीम लाई कि MSME को जितने हम लोग लोन दे रखे हैं 10 लाख रुपए तक के सारे लोन कोई भी पे नहीं करने, क्योंकि MSME को वर्किंग कैपिटल लोन मिलता है, तो वर्किंग कैपिटल जो लोन मिला है
10 लाख रुपए तक के सारे लोन हम माफ़ कर रहे हैं। तो जिन जिन लोगों के लोन माफ़ होंगे वो क्या होगा, इनकम हो जाएगी, वो डीम्ड इनकम हो जाएगी उनके हाथ में, वो है ना, वो इनकम हो जाएगी। यानी कि लोन माफ़ करके भी सरकार 30% का टैक्स तो ले ही लेगी आपसे रिकवरी के रूप में, है ना। वर्किंग कैपिटल, जब वो वर्किंग कैपिटल लोन माफ़ होगा तो आपकी डीम्ड इनकम बन जाएगी। इनकम बनने के बाद आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा, तो लोन माफ़ हो जाएगा। अगर वर्किंग कैपिटल लोन माफ़ होता है तो आपके लिए वो डीम्ड इनकम बन जाती है। चलें आगे। अब देखो, एक ये था, आप साइंटिफिक रिसर्च पढ़ के आए थे, कौन सा सेक्शन पढ़ के आए थे, याद है? कौन सा सेक्शन पढ़ के आए थे? साइंटिफिक रिसर्च वाला। आप साइंटिफिक रिसर्च के बिजनेस में आप लैब चला रहे हो, टेस्टिंग करा रहे हो, सेक्शन 35 था, बिल्कुल सही कह रही है। अब आप साइंटिफिक रिसर्च की एसेट को वहाँ पे बेच नहीं सकते हो, है ना, आपको यूज करनी पड़ेगी लैब में। अगर आपने बेच दी तो क्या होगा, जब आप साइंटिफिक रिसर्च की एसेट, साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो, उसका डेप्रिसिएशन पूरा साल उसी साल पूरा मिल जाता है। जब आप उस एसेट को बेचोगे टू द एक्सटेंट कॉस्ट, वो क्या होगा, आपकी इनकम पीजीबीपी की, एंड ओवर एंड अबव द कॉस्ट क्या हो जाएगी, कैपिटल गेन, है ना। तो अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च की एसेट बेच दी और आपने वो उसकी कॉस्ट से भी ज़्यादा बेच दी तो कैपिटल गेन भी आ जाएगा, लेकिन जितनी कॉस्ट है वहाँ तक बेची तो वो डीम्ड इनकम मान ली जाएगी अंडर सेक्शन 41 सब सेक्शन 3 में। क्लियर है? देखो 44AA कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी मेंटेन्ड बाय द पर्सन, किस आदमी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। कैटेगरी ए, सच बुक्स ऑफ अकाउंट एज मे बी इनेबल टू AO टू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। मतलब ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट कम से कम मेंटेन करनी है जिससे आपका असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम को कंप्यूट कर सके, है ना। ये नहीं कि आप कच्ची पेंसिल से घर में लेके बैठे हो कि यही मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट है भाई ले ले, नहीं, उसको इस लायक देने होंगे कि वो आपकी बुक्स, आपकी इनकम को कंप्यूट कर सके। कैटेगरी ए में कौन कौन से लोग आते हैं, फॉलोइंग पर्सन सेल मेंटेन कैटेगरी ए की बुक्स को मेंटेन करनी है। कौन कौन से? नोटिफाइड प्रोफेशनल्स। नोटिफाइड प्रोफेशनल वो प्रोफेशनल हैं जो 44AB के अंदर लिखे हुए हैं ना, 44AA में वहाँ पे लिखे हुए हैं। लीगल, मेडिकल, इंजीनियर, आर्किटेक्चर और अकाउंटेंसी एंड ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टेक्निकल कंसल्टेंसी और इंटीरियर डेकोरेटर, फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिजनेस में, अदर नोटिफाइड बिजनेस, इन लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी जरूरी है। बी, कौन से? बिजनेस प्रोफेशन, जो भी बिजनेस और प्रोफेशन में अदर देन नोटिफाइड, ये जो ऊपर नोटिफाइड है उनके अलावा बाकी जितने भी बिजनेस और प्रोफेशन है। कब करनी है? इनकम एक्सीड ₹1,20,000 और फॉर इंडिविजुअल एंड HUF लिमिट ऑफ दीजिए, यानी कि अगर किसी इंडिविजुअल का बिजनेस की इनकम है, प्रोफेशन की इनकम है और उसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है। लेकिन बाकी जो इनकम है, बाकी जो प्रोफेशन है, बिजनेस है, उनकी अगर इनकम 1,20,000 से ज़्यादा होगी तभी करनी है ना। इंडिविजुअल को करनी है जब उनकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा की इनकम होगी। सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीट 10 लाख से एक्सीड करती है, और फॉर इंडिविजुअल HUF लिमिट इज 25 लाख रुपए फॉर एनी वन ऑफ 3। अगर मान लीजिए किसी इंडिविजुअल या HUF की, ये इनकम के बेस पे थी, ये सेल के बेस पे है। अगर इंडिविजुअल और बिजनेस, किसी इंडिविजुअल या बिजनेस HUF की टर्नओवर, ग्रॉस टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा, 25 लाख से ज़्यादा एक्सीड करेगी तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी। बाकी सबके लिए क्या है, 10 लाख की। कब? इन एनी वन ऑफ द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, किसी भी पिछले 3 सालों में से एक साल में भी। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 20-21 में आपकी टर्नओवर थी 28 लाख रुपए, अब फाइनेंशियल ईयर 22-23 में थी 28 लाख रुपए, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में हो गई 5 लाख रुपए, फाइनेंशियल 24-25 में हो गई 4 लाख रुपए। क्या आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है? करनी है, क्योंकि एक बार आपकी 28 लाख हो चुकी है ना। अगर यानी इन एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर, पिछले किसी भी 3 में से एक साल में भी 25 लाख से ज़्यादा की आपकी टर्नओवर हो गई, इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, टर्नओवर की बात हो गई, टर्नओवर और 25 लाख से ज़्यादा हो गई तो आपको 44AA में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी। कैटेगरी बी के लोग कौन है? फॉलोइंग पर्सन सेल मेंटेन कैटेगरी बी बुक्स ऑफ, ये कैटेगरी ए में कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है, बी में कौन सी बनानी है, रूल 6 में जाके देखना पड़ेगा। जनरली बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब है कैश बुक, जनरल रजिस्टर, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, है ना, और बैंक बुक। ये 4 तो जनरल आमतौर पे है ही है। नोटिफाइड प्रोफेशंस रिसिप्ट एक्सीडिंग 1.5 लाख रुपए इन ऑल 3 ईयर। जो नोटिफाइड प्रोफेशंस हैं, जो प्रोफेशनल्स नोटिफाइड हैं, अगर उनकी लगातार 3 साल 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा की, इनको लगातार है, उसमें एनी वन था पिछले वाले में, बिजनेस में
प्रोफेशन जो नोटिफाइड हैं, अगर उनकी लगातार 3 साल तक 1.5 लाख से ज़्यादा की कंटिन्यू वो आती है रिसिट, तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी। न्यूली सेटअप नोटिफाइड प्रोफेशन ग्रॉस रिसिट लाइकली टू एक्सीड 1.5 लाख इन एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर। इन द प्रीवियस ईयर, ये जो न्यूली सेटअप नोटिफाइड प्रोफेशन है, इनमें अगर जिस साल उनकी 1.5 लाख होगी उसी के बाद, लेकिन ऊपर वालों को जो नोटिफाइड प्रोफेशन है उनको लगातार 3 साल अगर 1.5 लाख से ऊपर रिसीट होती जाएगी तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ जाएगी। द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट प्रेस्क्राइब्ड इन रूल 6F आर एज फॉलोज: कैश बुक, जर्नल एंड लेजर्स, कार्बन कॉपी ऑफ द बिल्स इशूड इन एक्सेस ऑफ ₹25 से ज़्यादा का जो भी बिल होगा उसकी सबकी एक डुप्लीकेट कॉपी रखनी है। ओरिजिनल बिल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एक्सेस ऑफ ₹50 से ज़्यादा का, ये सारे रिक्वायरमेंट रखने पड़ेंगे। अगर ₹50 से ज़्यादा का बिल है आपका, परचेज का, सर्विस का, कोई भी एक्सपेंडिचर का, तो ओरिजिनल बिल आपके पास होना चाहिए। अगर आपने किसी को बिल इशू करा ₹25 से ज़्यादा का, तो उसकी कॉपी आपके पास, कार्बन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। डुप्लीकेट कॉपी, कार्बन कॉपी, जो मर्जी मान लो, है ना। तो लेजर, जर्नल, कैश बुक, ये नॉर्मल चीज़ें, इतनी बुक्स ऑफ अकाउंट तो आपको बनानी पड़ेंगी एज पर रूल 6।